एक शातिर लड़का अपनी जान बचाने के लिए ऐसा ड्रामा करता है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वो बन जाता है गूंगा भरा और छुप जाता है एक कॉन्वेंट में। अब सुनने में भले ये सीधा लगे, लेकिन जो अंदर हुआ वो सच में चौंका देने वाला था। अब ये जो नन होती है ना, दिखने में तो भोली और शांत लगती है, लेकिन इनके अंदर कुछ अलग ही ख्वाहिशें पल रही होती है। ये लड़के से धीरे धीरे अजीब अजीब काम करवाने लगती है, लेकिन उनमें से एक नन थोड़ी अलग थी। उसका दिल साफ था और वो उस लड़के से दिल लगा बैठती है। मगर रुकिए, वो कोई आम नन नहीं थी, बल्कि एक छुपी हुई राजकुमारी थी। और इस राजकुमारी से शादी करने के लिए बहुत सारे ताकतवर लोग पीछे पड़े थे। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूरोप के उस दौर से, जब प्लेग नाम की बीमारी ने पूरे महाद्वीप में दहशत फैला रखी थी। हर तरफ डर ही डर था, लोग एक दूसरे से दूर भागते फिर रहे थे। इसी माहौल में एक चर्च के अंदर बैठा था जस्टिन नाम का एक आदमी। जस्टिन दीवारों पर पेंटिंग बना रहा था। वो बताता है कि उसका बाप एक चोर था और वो खुद भी बचपन में चोरी करता था। लेकिन उस जमाने में चोरी की सजा बहुत भयानक हुआ करती थी। चोर के दोनों हाथ काट दिए जाते थे। इस डर की वजह से जस्टिन ने चोरी छोड़ दी और चुपचाप पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ वही उसका काम बन गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं लोरेंजो से, एक चालाक और तेज तर्रार लड़का। वो भाग रहा है शाही सिपाहियों से, क्योंकि उसने जुए में गैर्बिनो नाम के एक आदमी को हरा दिया था और उससे ढेर सारे पैसे जीत लिए थे। मगर प्रॉब्लम ये थी कि गैर्बिनो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि राजा की सेना का एक सिपाही था, और वो अपनी हार को हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गुस्से में वो लोरेंजो का पीछा करने लगता है। अब लोरेंजो भी कम चालाक नहीं था। उसने पीछा करते हुए 2 सिपाहियों को धोखा दे दिया और 2 को तो वही चित कर दिया। उसी वक्त उसका एक दोस्त उसके लिए घोड़ा लेकर पहुंचता है और उसे भागने में मदद करता है। उधर चर्च में जस्टिन की भी परेशानी बढ़ चुकी थी। कई दिनों से वो पेंटिंग बना रहा था, लेकिन अब तक उसे उसका मेहनताना नहीं मिला था। जब वो पैसे मांगने फादर के पास गया तो देखा कि फादर प्लेग के चलते मर चुके हैं। यही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं ही फादर बन जाऊं। ना कोई देखने वाला, ना रोकने वाला। अगर वो फादर बन जाए तो ना सिर्फ खाना पीना मिलेगा, बल्कि चर्च की दौलत भी उसी की हो जाएगी। बस फिर क्या था, फौरन फादर के कपड़े पहने और बन गया चर्च का नया फादर। अब चलते हैं राजमहल की तरफ। यहाँ हमारी राजकुमारी पेम्पनीफॉर्म एक सभा में गैर्बिनो को रोक कर कहती है, तुम्हारे पिता ने मुझसे कारोबार के नाम पर बहुत सारा कर्ज लिया था और वो उसे चुकाए बिना ही चल बसे। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं, ताकि मैं इस राज्य में सुरक्षित रह सकूं। लेकिन अब एक नई दिक्कत सामने आ चुकी थी। राजकुमारी की शादी पहले ही तय हो चुकी थी रूस के राजकुमार अलेसांद्रो से, जो कुछ ही हफ्तों में आने वाला था। गैर्बिनो मुस्कुराकर कहता है, उनकी फिक्र मत करो, उनका भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे पिता का सारा कर्ज खुद चुकाना पड़ेगा। राजकुमारी काफी परेशान हो जाती है। असल में गैर्बिनो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, कर्ज का बहाना बनाकर सिर्फ उस पर अधिकार जमाना चाहता था। अब दूसरी तरफ लोरेंजो अभी भी भाग रहा है और आ पहुंचता है एक वीरान सी जगह पर। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो किसी लाश को कंधे पर उठाए ले जा रहा था। लोरेंजो उससे पूछता है, भाई यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है? वो आदमी कहता है, थोड़ा आगे एक कॉन्वेंट है जहाँ बहुत सारी ननें रहती है। मैं उसी जगह का माली हूँ। तुरंत लोरेंजो पूछता है, क्या मैं तुम्हारी जगह नौकरी कर सकता हूँ? वो माली जवाब देता है, यहाँ सिर्फ गूंगे भरे लोगों को ही नौकरी मिलती है। तभी पीछे से सिपाही आते दिखते हैं। लोरेंजो तेजी से अपने घोड़े को दौड़ाता है और एक पेड़ पर चढ़कर छिप जाता है। सिपाही घोड़े को भागते देखकर समझते हैं कि लोरेंजो वहीं गया है और उसी दिशा में भाग जाते हैं। लेकिन तभी लोरेंजो जिस पेड़ पर छुपा होता है, उसकी टहनी टूट जाती है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहां कुछ ननें आती है और जमीन पर पड़े लोरेंजो को देखकर उसे उठाकर कॉन्वेंट ले जाती है। लोरेंजो को ननें एक लकड़ी की टेबल पर लिटा देती है। 2 ननें उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी राज को छुपा रही हो। एक नन धीमे से कहती है, हमें देखना चाहिए कहीं इसे अंदरूनी चोट तो नहीं आई। वो उसकी शर्ट धीरे धीरे ऊपर करती है, लेकिन तभी उसके हाथ रुकते नहीं। वो उसके बदन को छूने लगती है। दूसरी नन भी यही करने लगती है। अब तक लोरेंजो को होश आ चुका था,
लेकिन वो बेहोशी का नाटक कर रहा था और सिचुएशन का पूरा मजा ले रहा था। एक नन तो उसे किस करने ही वाली थी, तभी अचानक मदर वहां आ जाती है। उन्हें देखकर दोनों ननें डर के मारे सीधी खड़ी हो जाती है। मदर कहती है, ये लड़का जिंदा है, शायद भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है। वो इशारे से लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो? लोरेंजो तुरंत सिर हिलाकर ना में जवाब देता है। उसे समझ आ गया था कि यहाँ सिर्फ गूंगे और बहरे लोगों को ही रखा जाता है। मदर खुश होकर बाकी ननों से कहती है, इसे अच्छे से नहलाओ, खाना खिलाओ, ये सच में भगवान का भेजा हुआ तोहफा है। अब धीरे धीरे लोरेंजो को इस कॉन्वेंट का सबसे गहरा राज समझ आने लगता है। यहाँ गूंगे भरे नौकर इसलिए रखे जाते हैं ताकि नने उनके साथ जो चाहे वो कर सके और वो किसी से कुछ कह भी न सके। उधर राजमहल में राजकुमारी पेम्पनीफॉर्म अब गैर्बिनो की हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो अपनी दो सबसे भरोसेमंद सहेलियों एलिसा और सिमोना को चर्च बुलाती है। साथ में उनके बॉयफ्रेंड्स बोरिस और नाडो भी होते हैं। राजकुमारी उन्हें बताती है, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। गैर्बिनो मुझ पर जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा है। मेरे पिता पर लिए गए पुराने कर्ज का हवाला दे रहा है, जबकि मेरे पापा पहले ही मेरी शादी रूस के राजकुमार अलेसांद्रो से तय कर चुके थे। ये सब बातें चल ही रही होती है कि तभी गुस्से में गैर्बिनो चर्च में घुस आता है। वो चिल्लाता है, यहाँ कोई प्रार्थना नहीं होगी, सब अपने अपने घर जाओ। वो तलवार निकालता है और बोरिस और नाडो को डराता है। उनकी गर्लफ्रेंड्स को ले जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी ऊपर से चर्च की बालकनी से आवाज आती है, जस्टिन की। यह भगवान का घर है, यहाँ कोई खून खराबा नहीं होगा, सब लोग बाहर चले जाओ। अब क्योंकि जस्टिन को सब फादर मान चुके होते हैं, तो उसकी बात सुनकर सब चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब एक नया प्लान बनता है, राजकुमारी को छुपा दिया जाए। उन्हें महल के एक अलग हिस्से में ले जाया जाएगा और बाद में फादर जस्टिन ही उनकी और राजकुमार की शादी कराएंगे। सारा काम सीक्रेट तरीके से होगा। अगले दिन राजकुमारी को एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर रवाना किया जाता है। लेकिन गाड़ी जिस कॉन्वेंट में पहुंचती है, वो वही होता है जहां लोरेंजो पहले से ही गूंगा भरा बनकर छुपा हुआ था। जैसे ही राजकुमारी वहां पहुंचती है, कुछ नने उन्हें कॉन्वेंट के स्पेशल कपड़े पहनने के लिए देती है। तभी उनकी नजर लोरेंजो पर पड़ती है। वो पूछती है, ये लड़का कौन है? एक नन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ये हमारा माली है, बहुत नेक दिल है, लेकिन सुन और बोल नहीं सकता। ये सुनकर राजकुमारी के मन में उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी आ जाती है और धीरे धीरे वो उसे मन ही मन पसंद करने लगती है। उधर रूस का राजकुमार अलेसांद्रो अपने सिपाहियों के साथ महल पहुंच चुका था। जैसे ही वो गैर्बिनो से मिलता है, गुस्से में कहता है, मैं राजकुमारी पेम्पीफॉर्म से शादी करने आया हूँ। गैर्बिनो जवाब देता है, मैं ही उसका मंगेतर हूँ, तुम अपना सामान समेटो और यहाँ से निकलो। राजकुमार भी अकड़कर कहता है, मैं इतनी दूर ये सुनने नहीं आया कि कोई और मुझसे पहले शादी करने वाला है। लेकिन तभी जब वो महल के बाहर निकल रहा होता है, उसे राजकुमारी का एक वफादार सेवक मिलता है। वो उसे एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है, आपकी शादी अब एक दूसरे महल में होगी। मैं फिलहाल पास के गांव के एक कॉन्वेंट में छुपी हूँ और आपकी राह देख रही हूँ। ये पढ़ते ही अलेसांद्रो तुरंत अपने सिपाहियों के साथ कॉन्वेंट की ओर निकल पड़ता है। उधर कॉन्वेंट में लोरेंजो के कमरे में दो नने खाना लेकर आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, हमें पता है कि तुम सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन हम चाहती है कि तुम फिर से वही सर्विसिंग का काम करो जो तुमने पहली बार हमारी दो बहनों के साथ किया था। लोरेंजो अब तक अच्छे से समझ चुका था कि इस कॉन्वेंट के असली नियम क्या है। अब दूसरी ओर एलिसा और सिमोना अपने बॉयफ्रेंड्स बोरिस और नाडो के साथ जंगल के रास्ते महल की ओर बढ़ रही थीं। रास्ता बहुत ही सुनसान और मुश्किल था। तभी अचानक सामने से एक बग्गी बड़ी तेजी से निकलती है और पीछे एक धूल का गुब्बार छोड़ जाती है। उसी समय पीछे से दो अजनबी लड़कियां आती है और बोरिस और नाडो को इशारे से बुलाने लगती है। लड़कों की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है, उनका मन डगमगाने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को वहीं छोड़कर उन लड़कियों के पीछे चल पड़ते हैं। वो दोनों उन्हें पास के एक तबेले में ले जाती है, एक ऐसा स्टोर जहां घोड़े रखे जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, माहौल ही बदल जाता है। अब बोरिस और नाडो की नीयत भी धीरे धीरे डगमगाने लगती है।
कुछ ही देर में सब हदें पार होने लगती है। लेकिन तभी सिमोना उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो तबेले के अंदर आती है, उसकी आंखों के सामने बोरिस और नाडो का असली चेहरा आ जाता है। वो चुपचाप उन्हें देखती है